हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी सरफेस टेंशन की पढ़ाई? आई होप सरफेस टेंशन का पूरा पॉइंट हमने पढ़ा हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विस्कोसिटी। देखिए, विस्कोसिटी क्या है, सिंपल टर्म्स में आपको मैं समझाऊं कि इट इज फ्रिक्शन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के फ्रिक्शन को विस्कोसिटी बोला गया है। लिक्विड्स के फ्रिक्शन को क्या बोला गया है? विस्कोसिटी बोला गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल। सोचिए, एक मैं पानी बीकर में लूं और दूसरे बीकर में सोचिए हनी लूं, शहद। दोनों में एक बॉल ड्रॉप करूं और मैं आपसे पूछूं कि किसमें वो जल्दी नीचे गिरेगा, तो डेफिनेटली अगर वैक्स होगा, हनी होगा, तो वो जो बॉल होगा उसमें नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन, लिक्विड का भी कुछ फ्रिक्शन होता है। हालांकि 99 केसेस में ये बहुत कम होता है तो हम कंसिडर नहीं करते हैं, पर कुछ लिक्विड्स में वो काफ़ी अच्छा कंसिडरेबल अमाउंट, डिसेंट अमाउंट में होता है, तो हमको उसको कंसिडर करना पड़ता है। तो फ्रिक्शन इन लिक्विड्स को ही विस्कोसिटी बोला गया है। अभी हम आते हैं कि ये जो लिक्विड है ये कैसा होता है, मींस फ्रिक्शन कैसा होता है। मान लीजिए कि एक मैंने क्या माना कि ये सब क्या है, लिक्विड के लेयर्स हैं। कई बार आपने देखा भी होगा, ये सब क्या है, लिक्विड के लेयर्स हैं। तो लिक्विड के लेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं कि सोचें कि मैंने क्या किया, ऊपर वाले सरफेस को ऐसे मूव किया। तो जब मैं ऊपर वाले सरफेस को ऐसे मूव करता हूं तो ऊपर वाला जो लेयर है वो आगे मूव करेगा। अगर ऊपर वाला लेयर आगे मूव किया तो नीचे वाला लेयर उसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। इजंट इट? ये आगे जाना चाहता है ना, तो इसका फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ऐसे हर एडजेसेंट लेयर एक दूसरे को क्या करता है, फ्रिक्शन लगाते आता है। सोचिए, ये ऊपर वाला लेयर आगे मूव करेगा। अगर नीचे, मैंने तो ऊपर वाले को मूव किया है, मैंने क्या किया, ऊपर वाले को मूव किया। अगर नीचे वाले को मूव करना होगा तो नीचे वाला कैसे, क्यों मूव करेगा? ये इसके ऊपर पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, तो ये इसको आगे फ्रिक्शन लगाता है। ये इसको क्या लगाएगा, इसको मूव कौन करेगा, सेकेंड लेयर को, फ्रिक्शन। इजंट इट? दोनों को साथ साथ में रहना है तो फ्रिक्शन मूव करेगा। फिर वैसे ही हर एडजेसेंट लेयर में मैंने फोर्स इसके ऊपर वाले लेयर को लगाया ऐसा, तो सेकेंड लेयर को अगर मूव करना है तो सेकेंड लेयर को मूव कौन कराएगा, फ्रिक्शन। तो ये इसको पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, ये इसको आगे, फिर ये इसको पीछे की तरफ लगाएगा, ये इसको आगे। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, हर एक लेयर मूव करने की कोशिश करेगा। पर हर एक लेयर जब मूव करता है तो सोचिए, इसको तो मैंने फोर्स लगाया है, तो सेकेंड लेयर का वेलोसिटी इससे कम होता है। थर्ड लेयर, क्योंकि फ्रिक्शन है, लग रहा है ना, इसको पीछे फ्रिक्शन लगेगा, इसको पीछे लगेगा, जो ट्रांसफर होगा, ऐसे जो वेलोसिटी है वो घटते जाती है और फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाती है। मान लीजिए ये थिकनेस है y, ये ऊपर वाले लेयर का वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट थिकनेस, इसके ऊपर ये जो फोर्स, विस्कस फोर्स बोलते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट थिकनेस डिपेंड करता है। सोचिए, अगर आप एक चम्मच भर के शहद लीजिए, तो चम्मच भर के शहद आप अगर गिराएंगे तो एकदम आखिरी लेयर वो चम्मच को चिपका हुआ रहता है, यानी इसका वेलोसिटी 0 रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाला लेयर नीचे गिरता है। वही चीज मैं आपको यहां फील करा रहा हूं। पर पानी आप सीधा ही डालोगे तो हर एक बूंद जो है निकल जाएगी नीचे, एक भी नीचे नहीं चिपकेगा। तो जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है, पहला डिपेंड करता है dy बाय dv बाय dy, दूसरा डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे।
और अगर मैं लिखना चाहूं तो F इक्वल टू लिखूंगा ईटा, इसको बोलते हैं ईटा A dV by dy, और ये क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको मेजर करते हैं पॉइस में। असलियत में सोचो तो ये पॉइस इसको बोला जाता है, पर ये होगा क्या, F अपॉन A dV बाई dy। सोचिए F क्या है, न्यूटन, A क्या है, मीटर स्क्वायर, ये है मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर थिकनेस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइस इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन या यूनिट, इजंट इट, डायमेंशन आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए मैंने आपको अभी अभी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट बताया था, तो ऐसा यूनिट अभी अभी हमने देखा कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर था, और मैंने शायद आपको पॉइस बोला था, ये थोड़ा नाम कंफ्यूजिंग है, पॉइस उसका सीजीएस यूनिट है, पॉइस उसका सीजीएस यूनिट है, ये आप करेक्ट कीजिए, पॉइस इज द सीजीएस यूनिट, इट इज इक्वल टू डाइन सेकेंड सेंटीमीटर, ऐसा होता है, तो प्लीज़ आपको वो करेक्ट कीजिए थोड़ा सा। और ऐसा यूनिट पॉइसली होता है, ऐसा यूनिट पॉइसली, ऐसे उसके नाम साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, पर हमको जो मेन पता है उसके ऊपर ही हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद देखिए अभी हमने F इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट dV बाय dy देखा है। इस पे एक छोटा सा एक आपको सम पूछता हूं, मान लीजिए एक बड़ा सा ऐसा सिलेंडर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, हाइट h है, ठीक है, और एक छोटा सा सिलेंडर है ठीक है, आउट यानी बड़ा जो सिलेंडर है उसका रेडियस कैपिटल R है, छोटा सिलेंडर है उसका रेडियस स्मॉल r है, और ये जो इनर सिलेंडर है इसको ओमेगा से घुमाया गया, इसको ओमेगा से घुमाया गया, तो ओमेगा से अगर इसको घुमाया गया तो इससे बहुत सवाल बन सकते हैं। हाँ, मेरा पहला सवाल है कि जो विस्कस फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, मेरे को बताइए। क्या ये इनर सिलेंडर घूमेगा तो उसके यहाँ पर पूरा लिक्विड बना हुआ है, विस्कस फ्लूइड है, हाँ यहाँ पूरा विस्कस फ्लूइड है, ये विस्कस फ्लूइड है। जब इसको ओमेगा से घुमाया गया तो फिर क्या होगा मेरे को आप बताइए। क्या ये विस्कस फ्लूइड इसको रोकने की कोशिश करेगा, थोड़ी देर घूमने के बाद ये रुक जाएगा, अगर रुकेगा तो फिर हमको वो विस्कस फोर्स फाइंड करना है। देखिए विस्कस फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, सोचिए जस्ट इसका जो लास्ट एज है उसके सामने जो चिपका हुआ फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फ्लूइड वेलोसिटी एडजेसेंट टू स्मॉलर सिलेंडर, वेलोसिटी ऑफ लेयर एडजेसेंट टू स्मॉलर सिलेंडर, वो होगी आर ओमेगा। कितनी होगी, आर ओमेगा। वेलोसिटी एकदम एज पे जो है फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द लास्ट लेयर कितनी होगी, 0। ये आर ओमेगा समझा ना, वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा होता है,
तो स्मॉलर का रेडियस r था तो r ओमेगा। ये देखिए इसके पहले जो हमने देखा उसी तरह है कि जो एकदम जहां पर फोर्स लगता है उसकी वेलोसिटी होती है और बेड की वेलोसिटी एकदम 0 होती है, उसी तरह का है। एकदम ऊपर जो वेलोसिटी एकदम जो ये लेयर है ये वाला, इसकी r ओमेगा है और इसकी 0 है, समझा। और ये डिस्टेंस कितना है, ये है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। देखिए इसी से ही मुझे dv बाय dy मिलेगा। dv कितना है, r ओमेगा माइनस 0, ये चेंज इन वेलोसिटी, dv यानी चेंज इन वेलोसिटी, dy कितना है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इसी में से तो चेंज हो रही है वेलोसिटी, तो dv बाय dy मिल गया। सोचिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ये पूरा कर्व सरफेस एरिया है, तो A इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई r h। तो विस्कस फोर्स लगा कितना, F इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 2 पाई r h, ठीक है। और dv बाय dy, A का वैल्यू पुट किया r ओमेगा अपॉन r माइनस स्मॉल r, इतना विस्कस फोर्स लगता है। समझ में आया। तो ये फोर्स देखिए क्या जनरेट करने वाला है, ये फोर्स जनरेट करेगा, ये ऐसा घूम रहा है ना, ये फोर्स ही जो है ये ऐसे घूम रहा है सिलेंडर, इसको रुकाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है। तो फोर्स अलोंग द सरफेस लगेगा, अलोंग द सरफेस, तो F क्रॉस R, तो टॉर्क एंटी टॉर्क जनरेट होने वाला है, तो टॉर्क क्या होगा, F क्रॉस R। समझ में आ रहा है। ये ऐसा घूम रहा है ना, ये ऐसा घूम रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, टॉर्क अलोंग द सरफेस फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स, तो F क्रॉस R टॉर्क लगेगा। और ये टॉर्क F तो है N 2 पाई R H R ओमेगा अपॉन R माइनस R क्रॉस R, इतना टॉर्क लगेगा। समझ में आ रहा है। इसका फिर डीएक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग, दिस इज विल बी इक्वल टू, ये दूसरे चैप्टर के साथ भी जुड़ सकता है, आई अल्फा के साथ जुड़ेगा और बाकी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, पर टॉर्क कितना लगता है ये आप ध्यान में रखें, मेनली विस्कस फोर्स ध्यान में रखें, फिर हम लोग बाकी की बातें डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टोक्स लॉ। देखिए स्टोक्स साहब ने कुछ नहीं किया था, स्टोक्स साहब ने एक सिंपल लॉ बताया था। स्टोक्स साहब ने बताया कि, नाम है स्टोक्स साहब, कुछ नहीं है, उन्होंने बताया था विस्कस फोर्स। किसका विस्कस फोर्स, एक बॉल का, या बॉल या स्पीयर का, जिस बोल रहे हैं स्पेरिकल बॉडी, जब अगर वो किसी विस्कस फ्लूइड में गिरती है, विस्कस फ्लूइड में गिरती है, तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स कितना लगता है। तो उन्होंने बताया द विस्कस फोर्स ऑफ ऑन अ स्फेरिकल बॉल which falls in a liquid is directly proportional to radius of the ball, it is directly proportional to velocity with which the ball is falling down, and it is also proportional to coefficient of viscosity, ऐसे उन्होंने बताया। और ये जब सॉल्व किया गया तो ये देखिए कुछ कांस्टेंट आएगा NRV, तो इसका कांस्टेंट कितना आया 6 पाई। तो ये बस एक फॉर्मूला है जिससे हमको क्या याद रखना है कि विस्कस फोर्स, इतना ही हमको पढ़ना है, विस्कोसिटी ज्यादा नहीं पढ़ना है, 6 पाई ईटा RV, इतना क्या होगा विस्कस फोर्स लगेगा। सर अगर शेप अलग होगा तो, शेप अलग की बात स्टोक्स लॉ ने नहीं की है, स्टोक्स लॉ ने इतनी ही बात की है और हमको इतना ही पढ़ना है। शेप अलग होता है तो बहुत सारी अलग अलग बातें हो सकती हैं, पर अभी हमको उतना नहीं पढ़ना, हमको इतना ही पढ़ना है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतनी होती है। तो अगर बॉल नीचे गिरता है डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इट इज फ्रिक्शन, ये ऊपर होगी। विस्कस फोर्स क्या है, इट इज फ्रिक्शन,
ऑफ द लिक्विड। तो अगर बॉल नीचे गिर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, तो कुछ लोग इधर माइनस साइन भी देते हैं क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ये माइनस साइन क्यों होती है? टू डिनोट द विस्कस फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बॉल। देखिए कभी भी मैं आपको और एक चीज बताऊं कि कभी भी आप क्या करोगे, कोई बॉल को पानी के अंदर छोड़ोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते ही जाएगी, कभी भी घटती नहीं है। की ग्रेविटी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, पर पहले क्या होगा, एकदम तेज बढ़ेगी वेलोसिटी, पर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ने की कैपेसिटी, आपने देखा होगा बॉल गिरता है पहले टपक, फिर धीरे धीरे धीरे, फिर एकदम लास्ट में धीरे आता है ना। तो पहले वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ती फास्ट है, फिर जो बढ़ने की स्पीड है, बढ़ने का जो एक्सेलरेशन है वो घट जाता है। ऐसा क्यों? सोचिए कि मानो कि मैंने क्या किया, एक लिक्विड लिया, उसके अंदर एक v वेलोसिटी से बॉल को फेंका। अभी इसके ऊपर मान लीजिए जो लिक्विड की डेंसिटी है वो रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ बॉल। मान लीजिए बॉल की डेंसिटी ज्यादा हो तो वो सिंक करने लगेगा, सिंक करने लगेगा तो बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? नीचे लगेगा वेट, ऊपर लगेगा एक तो बॉयंट फोर्स जो लगता है, प्लस विस्कस फोर्स। सोचिए वेट और बॉयंट फोर्स तो इक्वल है, मींस वेट और बॉयंट फोर्स तो कांस्टेंट है, पर विस्कस फोर्स क्या है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। विस्कस फोर्स क्या होगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे ही बॉल नीचे गिरा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के कारण बढ़ते जाएगी और विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? बॉल नीचे गिरा फुल वेलोसिटी के साथ, तो ऊपर विस्कस फोर्स बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। पहले तो बॉल सिंक कर रहा है, यानी वेट ज्यादा है बॉयंट फोर्स से, यानी नेट फोर्स नीचे की तरफ है। सिंक करने का मतलब क्या है, वेट ज्यादा है बॉयंट फोर्स से, बराबर है, तो बॉल नीचे गिरेगा। पर जैसे जैसे नीचे गिरा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती गई तो बॉयंट फोर्स भी बढ़ते गया। एक समय ऐसे आएगा कि विस्कस फोर्स बढ़ते गया तो वेट और बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स ये इक्विलिब्रियम में आएंगे, यानी स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। समझ में आया? नहीं समझा? जैसे ही मैंने बॉल को छोड़ा पानी के अंदर, पहले वेट है और बॉयंट फोर्स है, तो वेट क्या है, डेफिनेटली ज्यादा है, तो बॉल सिंक कर रहा है, इसलिए तो क्या होगा, बॉल सिंक करना शुरू करेगा। बॉल सिंक करना शुरू करेगा तो जस्ट जो वेलोसिटी है नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है ना, एफ नेट कहां है, बिकॉज वेट इज मोर देन बॉयंट फोर्स, एफ नेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एफ नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन है यानी एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन है यानी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी नीचे की तरफ, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है, और विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो वो बॉयंट फोर्स की हेल्प करेगा। अभी जो एफ नेट नीचे है, धीरे धीरे विस्कस फोर्स बढ़ेगा, यानी ऊपर वाला फोर्स भी बढ़ रहा है। पहले वेट ज्यादा था, अभी विस्कस फोर्स और जो बॉयंट फोर्स है धीरे धीरे, बॉयंट फोर्स तो उतना ही है, विस्कस फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक पॉइंट आएगा जहां दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि मान लीजिए पहले ये वेट था 100 न्यूटन और बॉयंट फोर्स था 20 न्यूटन, तो 80 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स था, 80 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स था तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ थी, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी तो ये विस्कस फोर्स पहले 10 हुआ, फिर 20 हुआ, क्योंकि विस्कस फोर्स तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जब 80 आएगा, 20 और 80 और ये 100,
इक्वल हो जाएंगे और ये एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। समझ में आया? तो तब जो कांस्टेंट वेलोसिटी आखिर में आती है, वेलोसिटी तब कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आया? वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, इसी वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। द कांस्टेंट वेलोसिटी विथ विच द बॉल फॉल्स इनटू द ट्यूब और इनसाइड द सिलेंडर इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, वीटी। ये कब आई है? जब वेट बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के इक्विवेलेंट हो जाए। तो बस अभी ये निकालना है मुझे, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वेट इक्वल टू बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। देखो वेट क्या होगा, m इंटू जी। सिंपली बॉयंट फोर्स कितना होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो वी जी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू जी। विस्कस फोर्स कितना है, 6 पाई न्यू आर वी टी लिखता हूं क्योंकि अभी वेलोसिटी कितनी है, टर्मिनल वेलोसिटी की है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो मास कितना होगा, मास कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है, रो है, दोनों दो डेंसिटीज है एक सॉलिड की, तो रो वी जी। और ये जो है इस साइड लाओगे तो माइनस रो वी जी, ये सिग्मा वी जी, ये रो वी जी, 6 पाई न्यू आर वी टी। समझ में आया? तो मैं क्या करता हूं, सिग्मा माइनस रो, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है, बॉल है ना, इंटू जी। और ये 6 पाई रो, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, 6 पाई ईटा और आर नीचे लेके आता हूं इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो पाई ने पाई को मार दिया, 2 2 जा 2 3 जा आर, और ये आर स्क्वायर ऐसे आएगा। तो 2/9 रो माइनस सिग्मा ईटा, रो माइनस सिग्मा ईटा आर जी इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। बस ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है कि विस्कस फोर्स ऑन अ बॉल के लिए, हाँ ये, बाकी नहीं। तो विस्कस फोर्स का हमारा फॉर्मूला है दूसरा, F इक्वल टू कौन सा, ईटा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंटू dv बाई dy, वो दूसरा फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये स्टोक्स लॉ से आया हुआ फॉर्मूला है एक बॉल के लिए। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी याद रखनी है, और इसका विस्कस फोर्स का याद रखना है, और कंसेप्ट याद रखना है ये कैसे आया है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी तब आती है जब वेट बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स को इक्वल हो जाता है। तो ये स्टोक्स लॉ है और टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन है, ये आप लिख लीजिए। तो मैं आपको आगे बताता हूं। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए 2 सम्स किए हुए हैं, सिंपल है दोनों सम्स। और स्टील बॉल, एक स्टील का बॉल है जिसका रेडियस कितना है 0.3 mm, तो रेडियस लिखेंगे हम 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, मीटर में लिखना है, mm को मीटर में कन्वर्ट किया है। फॉलिंग विद द वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकेंड, हैज ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन विस्कस फोर्स होगा, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स जो आएगा वो आएगा 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। तो 6 पाई कितना है 3.142, ईटा कितना है 0.833, रेडियस कितना है 0.3 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी कितना है 2।
तो अगर आप ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लग रहा है 9.42 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन लगभग फोर्स आएगा। मैंने रुकिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है। सॉल्ट एग्जाम्पल ही है ये। तो 9.4 इंटू 10⁻³ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, सब कुछ दिया हुआ था। फिर क्या है, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल, ऑयल का बना हुआ ड्रॉप है। ड्रॉप किसका बना हुआ है, ऑयल का। ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड यानी ये क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड यानी ये टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, इन स्टेडी एयर, ये एयर के स्पीयर के अंदर गिर रहा है। ठीक है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ ड्रॉप, रेडियस ऑफ ड्रॉप फाइंड करना है। इफ डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो सिग्मा कितना है ऑयल का है, तो 0.9 ग्राम है। एक मिनट, 0.9 है और एयर का कितना है 1 है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस फाइंड करना है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2/9 सिग्मा माइनस रो r²g अपॉन ईटा। समझ में आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, बाकी सब उधर चला जाएगा। ये सब आप लिख सकते vt इंटू ईटा इंटू 9, ये दोनों ऊपर जाएंगे। ऊपर वाले टर्म्स 2 इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी इक्वल टू r² हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है 4, ईटा कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 9 अपॉन 2 रो माइनस सिग्मा यानी 1 माइनस 0.9 यानी 0.1। जी की वैल्यू कितनी है 980, ये पूरा इक्वल टू r² होगा। पर अगर मैं इधर स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या हो जाएगा, r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो नंबर लॉग से निकालना है और ये r की वैल्यू हो जाएगी 0.574 mm सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी दी गई है और हमको बोला गया है कि आप ईटा फाइंड करो। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहां पर भी ये सम ले सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, अगेन ये दो तरह के फ्लोज होते हैं। तरह के फ्लो होते हैं, यानी इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए एक सिंपल पाइप है, इसमें पानी कैसे बहता है। अगर स्टेडी फ्लो में बोलूं, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, चुपचाप सब लेयर्स एक के ऊपर एक पूरी धार आएगी पानी की बाहर। इसकी विशेषता क्या होती है कि मान लो कोई पॉइंट पकड़ू मैं यहां पर, तो यहां पर ए पॉइंट का हर बार कोई भी पार्टिकल इस ए पॉइंट पे क्रॉस करेगा तो वो सेम वेलोसिटी का होता है, एक डिसिप्लिन्ड फ्लो होता है। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, तो हर बार 10 मीटर पर सेकेंड, कोई पुशिंग पुलिंग नहीं, एकदम चुपचाप सब। जैसे मान लीजिए एक लाइन में फ्लो चल रहा है, मान स्कूल में कैसे कदम ताल कैसे करते हैं, सब एक स्पीड से, सब एक स्पीड से नहीं बोलेंगे, पर एक पॉइंट पे अगर ए पॉइंट जब भी क्रॉस करेंगे पार्टिकल सेम स्पीड से जाएगा। स्मूथ फ्लो वेयर लेयर्स आर पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये भी विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। टर्बुलेंट फ्लो, ये पाइप का हो गया। मान लीजिए मैंने क्या किया है, कहीं से पानी का ओपनिंग ब्लॉक करके रखा हुआ है।
अचानक मैं पानी का वो ब्लॉक खोलूंगा तो पूरा फ्लो कैसे होगा, जो घूम घूम, जैसे साइक्लोन आता है तो घूम घूम के पानी उस फ्लो में रश करेगा एक साथ। कोई भी ओपनिंग अगर क्लोज होती है और अचानक खोल दी जाए तो एकदम पानी फुल स्पीड से उस क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन जैसे खुलता है उसमें, जैसे डैम में अचानक खोला गया डैम तो एकदम पानी रश होके घूम घूम के क्या होता है, आप देखते हैं बाढ़ वगैरह आता है तो पानी ऐसा 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 घूम के आता है तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। उसमें मान लीजिए क्या होता है, ऐसे गोल घूमेंगे पार्टिकल्स ऐसे, तो कोई भी ए पॉइंट पकड़ूं मैं तो हर बार वहां पर सेम वेलोसिटी से पार्टिकल जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो ऐसे एडीज बनते हैं, पानी ऊपर नीचे रश करते रहता है, रैंडम फ्लो, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो फ्लो वेयर पार्टिकल्स फॉर्म एडीज, दे रश अपॉन ईच अदर, दे आर नॉट पैरेलल, इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो हर एक लिक्विड की एक क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। क्रिटिकल नाम से ये क्रिटिकल, ये क्रिटिकल वेलोसिटी मान लीजिए किसी की 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो गई वेलोसिटी, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। 10 मीटर पर सेकेंड तक स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, उसके बाद स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में कन्वर्ट होगा और फाइनली टर्बुलेंट हो जाता है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी होता है, ये रेनॉल्ड साहब ने डिस्कवर किया था। तो R इज फॉर रेनॉल्ड, इट इज अ प्योर नंबर है, ये नंबर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो जी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू रो, थोड़ा सा गलती है, रो डी है, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। क्रिटिकल वेलोसिटी है आर न्यू रो डी। ठीक है, सुबह से पता नहीं क्या हो गया है, मेरा दिमाग घूम रहा है। डी इज डायमीटर ऑफ द पाइप, क्रिटिकल वेलोसिटी इज आर ईटा रो डी। आर इज रेनॉल्ड्स नंबर, हाँ रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो इज डेंसिटी, डी इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब, डायमीटर ऑफ द ट्यूब जिसमें से वो फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर है। आर की वैल्यू अगर लेस देन 1000 है, लेस देन 1000 है, आर की वैल्यू लेस देन 1000 होती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 है, आपको ऐसा याद रखना है, टर्बुलेंट फ्लो होगा, कंफर्म। पर आर की वैल्यू 1000 और 2000 के बीच में है तो स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इस तरह से बोला जाता है। तो ये आपका पूरा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी है, यहाँ पर खत्म होता है। फिर हम कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।